एसिड बेस टाइट्रेशन का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के वक्त हर एक ड्रॉप में कैसे पीएच चेंज होता है। एकदम बिगिनिंग में पीएच क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप बेस ऐड करते जाओगे ब्यूरेट से इन केस ऑफ एसिडिमेट्री, या तो फिर जब आप एसिड ऐड करते जाओगे ब्यूरेट से इन केस ऑफ एल्कालीमेट्री, तब पीएच का चेंज क्या होगा। जब इक्विवेलेंस पॉइंट में पहुंच जाएगा टाइट्रेशन तब पीएच क्या होगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट क्रॉस करने के बाद भी अगर हम एक्स्ट्रा बेस या एसिड ऐड करते जाए ब्यूरेट से तो फिर पीएच का चेंज क्या होगा। तो आज हम टाइट्रेशन का बाकी पोर्शन कवर करेंगे। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अगर नीचे कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में एसिड रहता है और ऊपर से हम ब्यूरेट के थ्रू बेस ऐड करते जा रहे हैं तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट में pH होगा माइनस लॉग ऑफ H+ के कंसेंट्रेशन। लेकिन जब हम वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करेंगे तब हम बीकर या कनिकल फ्लास्क में नीचे वीक एसिड को, मान लीजिए एसिटिक एसिड को हमने रखा है और ऊपर ब्यूरेट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को ड्रॉप वाइज ऐड करते जा रहे हैं। तब एट द स्टार्टिंग पॉइंट pH, मतलब जब हमने कोई भी ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ऐड किया है, तब pH क्या होगा, देन pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। बट H+ आप कैसे निकालोगे, H+ इक्वल्स टू अल्फा इंटू C। C क्या है, कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि ये वीक एसिड है तो वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं रह सकता है कोई भी एक्वस सोल्यूशन में, ये पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही डिसोसिएट रह सकता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू √Ka/C। Ka है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और C है सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो यहाँ से आपको H+ का कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा √Ka/C और आप pH कैलकुलेट कर पाओगे उस फॉर्मूला से। ये तो गया pH एट स्टार्टिंग, बट pH एट एनी पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग के बाद जब हम ऊपर से ड्रॉप वाइज स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH ऐड करते जा रहे हैं, तब कोई भी टाइम अगर आपको पूछा जाए कि pH क्या है तो क्या होगा, यहाँ पे हम काम में लाएंगे हेंडरसन इक्वेशन को। हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन हमने कहाँ पे देखा था, हमने बफर सोल्यूशन के वक्त देखा था। बफर सोल्यूशन में वीक एसिड और उसका एक सॉल्ट लेके जब एसिडिक बफर हम तैयार कर रहे थे तब उस एसिडिक बफर का pH निकालने का ये फॉर्मूला था कि pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में एट एनी पॉइंट अगर आपको pH पूछा जाए तो आप यही इक्वेशन यूज करोगे, गिवन दैट कि एसिड वीक है। अगर एसिड वीक नहीं रहता तो आपके पास कोई pKa वैल्यू नहीं रहता यूज करने के लिए। अब धीरे धीरे NaOH डालते डालते जब ये टाइट्रेशन कंप्लीट की तरफ जाएगा, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट में पहुंच जाएगा, तब pH का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए अलग इक्वेशन है। pH इक्वल्स टू हाफ pKw कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि pKw का वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा 14 होता है। सो हाफ pKw 7 होगा प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C, ये होगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट में pH। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट का pH कितना था, सिंपली 7 था। मतलब वहां पे जो ग्राफ मिलेगा हमको pH वैल्यू प्लॉट करने के बाद उस ग्राफ में एकदम बीचों बीच का पॉइंट होगा 7। लेकिन वीक एसिड के साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है तब इक्विवेलेंस पॉइंट का pH हमेशा ग्रेटर देन 7 आएगा, क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो बीकर में स्टार्टिंग कंडीशन में बस वीक एसिड था तो pH यहाँ से चालू होगा, फिर pH बढ़ते बढ़ते एक टाइम में फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। बट तब ये जो जंप हुआ है pH का, ये जंप का बीचों बीच अगर कोई पॉइंट हम ले दैट विल बी इक्विवेलेंस पॉइंट, और ये इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे नहीं होगा, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 7, क्योंकि हमारा टाइट्रेशन शुरू ही हुआ था मान लीजिए pH 5 या 6 से, क्योंकि हमने वीक एसिड से टाइट्रेशन करना चालू किए थे। जैसे अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिटिक एसिड को टाइट्रेट करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विवेलेंस पॉइंट 8.2 pH में आएगा। अब वीक बेस को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से हम टाइट्रेट करें, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और उसको ऊपर से ब्यूरेट से
स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl से हम टाइट्रेट करेंगे। तो एट द बिगिनिंग जब हमने एक भी ड्रॉप HCl नहीं डाला है ब्यूरेट से, तब pH कितना होगा? तब नीचे बीकर में वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारे लिए pH निकालना आसान होगा। pH आप कैसे निकालोगे? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू अल्फा C। यहाँ पे भी वीक बेस का एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, दैट इज अल्फा। अल्फा विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर KB बाई C। KB क्या है? KB है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर अल्फा C है और अल्फा की जगह आप KB बाई C रूट ओवर KB बाई C पुट कर दोगे, तो फाइनली OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का वैल्यू आएगा रूट ओवर KB इंटू C, और वहाँ से आपको POH मिल जाएगा। और एक बार POH अगर आपको मिल गया तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें पता है, यहाँ से हमें pH पता चल जाएगा। ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट में जब हमने HCl बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर हम ऊपर से ड्रॉप वाइज अब HCl ऐड करते जाए तो टाइट्रेशन के कोई भी पॉइंट में POH कितना होगा? हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन वाइज pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन बाय बेस कंसेंट्रेशन। ये भी हमने बफर सोल्यूशन वीडियो में देखा था कि बेसिक बफर में कोई वीक बेस और उसके सॉल्ट के मिक्सचर को लेके हम जब बेसिक बफर बनाते हैं तब ये पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके हम POH निकालते हैं। और एसिड बेस टाइट्रेशन में ये फॉर्मूला कैसे काम आ रहा है कि वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर टाइट्रेशन हो तो वहां पे एट एनी पॉइंट POH निकालने के लिए हम इस हेंडरसन इक्वेशन का यूज करेंगे। और एक बार POH अगर मिल गया तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, इस इक्वेशन से हमें pH मिल जाएगा। और इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा? मतलब NH4OH के सब OH माइनस आयंस को जब HCl ने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है तब pH होगा हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। हाफ pKw क्या है? 7, मतलब 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। यह है इक्विवेलेंस पॉइंट में pH का फॉर्मूला इन केस ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। और इक्विवेलेंस पॉइंट का pH हमेशा लेस देन 7 होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो पहले pH एकदम ऊपर रहेगा और फिर नीचे धीरे धीरे आके इक्विवेलेंस पॉइंट देगा 5 या 6 के आसपास। 7 से कम होता है हमेशा pH। अब अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक हो, इन दैट केस क्या होगा? वीक एसिड वर्सेस वीक बेस के टाइट्रेशन में हम दो केस इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे वीक एसिड नीचे कॉनिकल फ्लास्क में है और हम ऊपर ब्यूरेट में बेस को लिया है, और इन अनदर केस हम नीचे कॉनिकल फ्लास्क में बेस को लिया है और ऊपर ब्यूरेट में वीक एसिड को रखा है। सो एट स्टार्टिंग पॉइंट pH क्या होगा? इन केस ऑफ दिस H प्लस विल बी रूट ओवर KC, जैसे हमने वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के वक्त देखा था। और अगर नीचे बेस हम लेते हैं तो उस सेकेंड केस में एट स्टार्टिंग पॉइंट OH का कंसेंट्रेशन होगा रूट ओवर KB बाई C, और उसके बाद जब हम ऊपर से बेस या तो फिर एसिड ऐड करेंगे तो एट एनी पॉइंट pH क्या होगा? इन फर्स्ट केस pH होगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड का कंसेंट्रेशन, और इन सेकेंड केस POH हमको मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बाई बेस। मतलब वीक एसिड वर्सेस वीक बेस के टाइट्रेशन में एट एनी पॉइंट pH जानने के लिए हम बोथ ऑफ द हेंडरसन इक्वेशन को यूज करेंगे। और इक्विवेलेंस पॉइंट में pH को कैसे निकालेंगे? जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तब pH विल बी इक्वल्स टू हाफ pKw मतलब 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस दोनों ही वीक है तो आपके पास एक Ka वैल्यू दिया हुआ होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक Kb वैल्यू दिया हुआ होगा जो कि है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इस फॉर्मूला से हम इक्विवेलेंस पॉइंट में pH का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब MCQ क्या आता है? MCQ आता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट में हर एक टाइप ऑफ टाइट्रेशन का pH वैल्यू 7 से ऊपर होगा या 7 से इक्वल होगा या 7 से लेस होगा। अब बाकी केस में तो सीधा सीधा एक ही आंसर है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट में pH इक्वल्स टू 7 होगा। अगर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो तो pH वैल्यू इक्विवेलेंस पॉइंट में ग्रेटर देन 7 होगा। और अगर वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट में pH लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर वीक बेस वर्सेस वीक एसिड का टाइट्रेशन हो तो 3 केस अराइज कर सकता है।
या तो pH इक्वल्स टू 7 होगा जब Ka विल बी इक्वल्स टू Kb। अगर Ka Kb से ज़्यादा हुआ मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb से बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा हुआ तो pH लेस देन 7 होगा, और अगर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा हुआ तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। ये 3 केस आप याद रखिएगा फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग MCQs। अब हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, उस इंडिकेटर का काम करने के ऊपर 2 थ्योरी है, एक है ऑस्टवाल्ड थ्योरी और एक है क्विनॉइट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड थ्योरी, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर जनरली ऑर्गेनिक वीक एसिड्स एंड बेसेस। इंडिकेटर्स एक्चुअली वीक एसिड या फिर वीक बेसेस होते हैं और ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑस्टवाल्ड थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको वीक एसिड मानते हैं तो HIN इस फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, एंड इन एक्वस सोल्यूशन इसको डिसोसिएशन अगर कराए हम तो हमको मिल जाएगा H+ आयन विथ IN- आयन। तो यहाँ पे इंडिकेटर का 2 फॉर्म है, एक एसिडिक मीडियम में फॉर्म है विच इज़ अनडिसोसिएटेड और एक बेसिक मीडियम में फॉर्म है विच इज़ डिसोसिएटेड। हम इसको बेसिक मीडियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मीडियम एल्कालाइन या बेसिक है, तभी H+ को OH- कंज्यूम कर ले रहा है और हमारे पास IN- बस बचा होगा, सो डिसोसिएटेड फॉर्म हमको मिलेगा। और अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो IN- के साथ H+ का रिएक्शन होके HIN अनडिसोसिएटेड फॉर्म बन जाता। तो इंडिकेटर्स का स्पेशलिटी ये है कि ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एक कलर दिखाएगा और डिसोसिएटेड फॉर्म में दूसरा कलर दिखाएगा, और ये जो कलर चेंज है, ये कलर चेंज के प्रॉपर्टी के वजह से ही इसको हम एज इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे। लाइकवाइज अगर हम इंडिकेटर को कोई वीक बेस मान लेते हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में IN+ और OH- जनरेट करेगा इन एक्वस सोल्यूशन, और वहाँ पे भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म का एक कलर होगा और डिसोसिएटेड फॉर्म का एक डिफरेंट कलर होगा। अब आप कोई भी इक्विलिब्रियम ले लीजिए, या तो एसिड वाला इक्विलिब्रियम ले लीजिए या तो बेस वाला इक्विलिब्रियम ले लीजिए, उसका एक कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे इंडिकेटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको हम KIN से डिनोट करेंगे। KIN का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू H+ का कंसंट्रेशन इंटू IN- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HIN, मतलब अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कंसंट्रेशन। अब अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा log KIN इक्वल्स टू log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन प्लस log ऑफ IN- का कंसंट्रेशन माइनस log ऑफ अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ माइनस ले लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए pH, और P वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस ऑफ log वैल्यू लेना पड़ेगा। सो फाइनली PKIN विल बी इक्वल्स टू pH प्लस log ऑफ, ये क्या है? ये है अनडिसोसिएटेड फॉर्म डिवाइडेड बाय डिसोसिएटेड फॉर्म। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली आप इसको भी ट्रीट करोगे तो आपके पास ये वाला इक्वेशन भी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि कलर का जो चेंज है वो कलर चेंज विजिबल रेंज में आने के लिए अनडिसोसिएटेड फॉर्म और डिसोसिएटेड फॉर्म में मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन का फर्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मतलब इंडिकेटर का अनडिसोसिएटेड फॉर्म अगर डिसोसिएटेड फॉर्म से 10 गुना ज़्यादा है तो ये कलर चेंज हो सकता है, नहीं तो अगर इंडिकेटर का डिसोसिएटेड फॉर्म अनडिसोसिएटेड फॉर्म से 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो भी ये कलर चेंज हो सकता है। और हमें एसिड बेस इंडिकेटर में कलर चेंज ऑब्वियसली चाहिए, तो केस 1 में हम अनडिसोसिएटेड फॉर्म को डिसोसिएटेड फॉर्म का 10 गुना ज़्यादा दिखाएंगे, और तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन होगा PKIN इक्वल्स टू pH प्लस log ऑफ, अब अनडिसोसिएटेड फॉर्म क्या है? HIN। डिसोसिएटेड फॉर्म के अगर 10 गुना ज़्यादा है ये, तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा? 10, और log 10 का मतलब क्या? log 10 मतलब 1। सो PKIN आ गया pH प्लस 1। अब केस 2 में हम एज्यूम करेंगे कि जो डिसोसिएटेड फॉर्म है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म का 10 टाइम्स है, तब हमारे पास PKIN आ जाएगा pH माइनस 1। सो कलर चेंज होने के लिए मिनिमम कितना PKIN, मतलब इस वैल्यू को चेंज होना ज़रूरी है
द आंसर विल बी 2। ये एमसीक्यू में कभी कभार पूछा जाता है कि वैल्यू चेंज कितना होगा। pH +1 से pH -1 अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा 2। और इंडिकेटर का रेंज क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि PKIN, इसका रेंज क्या होगा कलर देने के लिए? इसका रेंज होगा pH ±1। अगर आपको एमसीक्यू में pH का एक वैल्यू दिया जाता है, मान लीजिए 4.9, और अगर PKIN का रेंज पूछा जाए तो रेंज होगा 4.9 - 1 मतलब 3.9 से 4.9 + 1 मतलब 5.9 तक। 3.9 से 5.9 तक PKIN का रेंज होना चाहिए उस इंडिकेटर को हमें यूज करने लायक बनाने के लिए। अब ये तो गया ऑस्टवाल्ड थ्योरी। अब दूसरा है क्विनोनॉइड थ्योरी। ये एक्चुअली टॉटोमरिज्म के ऊपर बेस्ड थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे जो दो टॉटोमरिक फॉर्म है, एक है क्विनोनॉइड फॉर्म, इसको हम क्विनॉइड फॉर्म भी बोलते हैं, और एक है बेंजीनॉइड फॉर्म, इसको हम बेंजोइड फॉर्म भी बोलते हैं। ये दोनों अगर आपस में ट्रांसफॉर्म करे एक दूसरे में तो अलग अलग कलर हमें मिलता है। और ये ट्रांसफॉर्म या चेंज किस बेसिस पे होता है? डिपेंडिंग अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन। मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन का अगर ज़्यादा हो, अगर सोल्यूशन एसिडिक हो, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म हमें मिलेगा, और अगर H+ आयन की जगह OH- आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब सोल्यूशन अगर बेसिक या अल्कलाइन हो, तो दूसरा फॉर्म हमें मिलेगा, दूसरा टॉटोमरिक फॉर्म। और दोनों फॉर्म में, क्विनोनॉइड फॉर्म और बेंजीनॉइड फॉर्म, दोनों फॉर्म में अलग अलग कलर के वजह से हम इसको एज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जनरली बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में हमें क्विनोइड फॉर्म मिलता है, और एसिडिक मीडियम में हमें बेंजीनॉइड फॉर्म मिलता है। दोनों फॉर्म को आप याद कैसे रखोगे? बेंजीन फॉर्म में सिंपली जो 3 बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस बॉन्ड या रेजोनेंस सर्कल आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन क्विनोइड फॉर्म में आपको कोई भी ऐसा, आपको 3 अलग अलग बॉन्ड नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा सर्कल नहीं मिलेगा बेंजीन की तरह। आपको 2 डबल बॉन्ड मिलेगा दोनों तरफ एक बेंजीन रिंग के, और साथ में 2 sp2 कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे। दैट इज कॉल्ड क्विनोइड फॉर्म, और ये बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में जनरली प्रिपेयर्ड होता है। अब जैसे पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में ये नेचुरल फॉर्मूला है, पैरानाइट्रोफिनॉल का नेचुरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, मतलब ये बेंजीनॉइड फॉर्म में है। अब इसको अगर हम बेसिक मीडियम में ट्रीट करें तो ये अपना क्विनोइड फॉर्म हमें देगा, जहाँ पे बेंजीन रिंग का स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ 2 sp2 कार्बन आ जाएंगे, और कलर भी चेंज होके येलो कलर हो जाएगा। नॉर्मली पैरानाइट्रोफिनॉल ऑलमोस्ट कलरलेस रहता है बेंजीनॉइड फॉर्म में, मतलब एसिड मीडियम में। लेकिन अगर पैरानाइट्रोफिनॉल को हम बेस मीडियम में रखें या अल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करें तो वो येलो कलर जनरेट करता है, क्योंकि इसका क्विनोइड फॉर्म होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है वो है फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमेशा हर जगह यूज होता है। इसका भी 2 स्ट्रक्चर है, एक है बेंजीनॉइड फॉर्म और एक है क्विनोइड फॉर्म। क्विनोइड फॉर्म रहेगा अल्कलाइन मीडियम में और बेंजीनॉइड फॉर्म रहेगा एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे देखिए 3 बेंजीन रिंग आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग इंटैक्ट है उसमें से, लेकिन एक पर्टिकुलर बेंजीन रिंग अपना टॉटोमर क्विनोइड रिंग में बदल चुका है, और ये अल्कलाइन मीडियम में हुआ है। अल्कलाइन मीडियम में जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो OH से एक H+ चला जाएगा, यहाँ पे भी OH से एक H+ चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो अल्कलाइन मीडियम में हमें पिंक कलर देखने को मिलेगा फेनोल्फ्थलीन का, जबकि एसिडिक मीडियम में फेनोल्फ्थलीन आपको पता ही है कि कलरलेस होता है। और एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एसिडिक मीडियम में ये NH आपको देखने को मिलेगा, और साथ में ये क्विनोइड रिंग, यहाँ पे 3 बॉन्ड नहीं होगा, 2 ही बॉन्ड होगा, ये क्विनोइड रिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करें तो ये अपना बेंजीनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज अल्कलाइन मीडियम। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है बाकी इंडिकेटर्स से? बाकी इंडिकेटर्स एसिडिक मीडियम में अपना बेंजीनॉइड फॉर्म में रहता था और अल्कलाइन मीडियम में अपना क्विनोइड फॉर्म में रहता था। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में ये क्विनोइड फॉर्म में है, जबकि अल्कलाइन मीडियम में ये बेंजीनॉइड फॉर्म में है। ये था एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हम नॉर्मली लिटमस यूज़ करते हैं
लेबोरेटरी में। लेकिन एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे लिटमस को क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि जो कॉमर्शियल लिटमस पेपर आता है, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर, वो तैयार होता है एजोलिटमिन करके कलरिंग कंपाउंड से, और एजोलिटमिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब कंपाउंड डिफरेंट अमाउंट में रहता है। और ये जो एजोलिटमिन कलरिंग कंपाउंड है, ये वेरिंग अमाउंट में रहता है इन लिटमस पेपर। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता। क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता, तो कोई सोल्यूशन में लिटमस पर्टिकुलरली जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये बस क्वालिटेटिवली यूज किया जाता है कि सोल्यूशन बेसिक है या एसिडिक। अगर बेसिक है तो ब्लू दिखाएगा, अगर एसिडिक है तो रेड दिखाएगा। अब हम जो 4 तरीके का टाइट्रेशन टोटली देखे हैं, उनमें कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करना सही रहेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। फॉर एग्जांपल HCl वर्सेस NaOH। यहाँ पे pH चेंज का रेंज जो है वो है 4.3 से 9.7, विच इज़ अ वेरी गुड रेंज। और ये टोटल रेंज के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थेलिन, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, मिथाइल रेड। ये हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल रहता है जहाँ पे हर एक इंडिकेटर, उसका pH रेंज क्या होगा वो दिया रहता है। उसको हम मैच कराते हैं अगेंस्ट दिस वैल्यू कि हमारा pH चेंज का रेंज कितना है। जैसे ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, इस इंडिकेटर का रेंज है 3.8 से 5.4, फिनोल्फ्थेलिन का रेंज है 8.3 to 10, और मिथाइल रेड का रेंज है 4.2 to 6.3। फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कलरलेस है लेकिन बेस में पिंक कलर देता है। ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन एसिड में येलो कलर्ड है और बेस में ब्लू कलर शो करता है। मिथाइल रेड एसिड में रेड कलर है और बेस में येलो कलर शो करता है। और इन तीनों को ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस इस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH। इस टाइप के टाइट्रेशन का जो pH रेंज होता है, pH मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से ज़्यादा आएगा, आपको मैंने दिखाया था, और वो जो रेंज है वो रेंज है 7 to 10.5। अब इस रेंज में मेनली 3 इंडिकेटर आते हैं। एक है थाइमोल ब्लू, एक है फिनोल्फ्थेलिन और एक है थाइमोल्फ्थेलिन। थाइमोल ब्लू के केस में pH रेंज है 9.3 to 10.5। ये एसिड में कलर शो करता है और बेस में कलर। फिनोल्फ्थेलिन के बारे में आपको बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी। और थाइमोल्फ्थेलिन ये बिल्कुल फिनोल्फ्थेलिन के जैसे ही है। इसका रेंज है 9.3 to 10.5। ये भी बिल्कुल फिनोल्फ्थेलिन के जैसे कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में और पिंक कलर शो करता है बेसिक सोल्यूशन में। अब थर्ड टाइप ऑफ टाइट्रेशन, जहाँ पे हम वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4OH वर्सेस HCl। इक्विवेलेंस पॉइंट मैंने जैसे दिखाया था कि pH लेस देन 7 पे आएगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इसका जो रेंज होगा इक्विवेलेंस पॉइंट का दैट विल बी इक्वल्स टू 3 to 7। और इस 3 to 7 रेंज में हमें मिलेगा मिथाइल रेड, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल रेड के बारे में मैं बोल चुका हूँ। मिथाइल ऑरेंज का रेंज है 3.1 to 4.4, जो एसिडिक सोल्यूशन में रेड और बेसिक सोल्यूशन में ऑरेंज कलर शो करता है। अब लास्ट वाला टाइट्रेशन जो है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक एसिड और वीक बेस में pH 7 भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है और लेस देन 7 भी हो सकता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ये ग्राफ को अगर आप नोटिस करोगे तो इसका पर्टिकुलर एक स्लोप है, बस इसका कोई जंप नहीं है, जैसे कि बाकी के टाइट्रेशन में था कि pH का एक जंप था। मतलब इस ग्राफ पे इस स्लोप के लिए आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प चेंज है नहीं इंडिकेट करने लायक। सो नो सच इंडिकेटर्स आर यूज्ड, बट देयर इज ए थिंग कॉल्ड मिक्स्ड इंडिकेटर। मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करके हम वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का टाइट्रेशन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल रेड और मिथिलिन ब्लू, ये दोनों इंडिकेटर को अगर हम 1:1 मतलब 50% ऑफ बोथ इंडिकेटर लेके एक मिक्सचर बनाए तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इंडिकेटर, और वो अपना कलर चेंज करेगा होल रेंज के ऊपर और एंड पॉइंट में ये वायलेट ब्लू से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से मिक्स्ड इंडिकेटर के हेल्प से हम वीक एसिड और वीक बेस के भी पर्टिकुलर एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं।
सो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए अभी तक इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।